अच्छा, जो बोर्ड खुला होता है उसी में सब मतलब शुरू कर देते हैं क्या लिखना? मुझे बड़ा मजा आता है बोर्ड का इस्तेमाल करने में। हाँ, लिखो। इससे आंखें मजबूत होती हैं ऐसे कलर से, या तो ऐसा कलर हो या फिर ऐसा कलर हो या फिर एकदम ही जहर कलर हो, है ना? तो इससे आंखें मजबूत होती। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड देखोगे तो आंखों को छोटा कर लेते हो तुम, है ना? तो जोर नहीं पड़ता है। चलो, इसमें जोर पड़ता है ना? ठीक है। क्या लिखा? मृदा की गुणवत्ता प्रभावित, उर्वरकता शक्ति में कमी। नेक्स्ट पॉइंट जिससे क्या होगी? उत्पादकता में कमी। उत्पादकता में कमी। क्या अगला बोल सकता हूं कि जैव विविधता ह्रास? जैव विविधता ह्रास। जैव विविधता का ह्रास। अगला क्या लिख सकता हूं? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति। ये सारे प्रभाव आ जाते हैं तुम्हारे। ठीक है। अब कर रहे हैं क्या? मतलब क्या है? रीजन हो गए, प्रभाव हो गए, अब लिख रहे हैं उपाय। तो बीचों बीच प्रयास। और प्रयास कैसे थे? तो प्रयास को हमने बांटा था भैया तीन भागों में। ऐसे ही बनाना, ठीक है? थोड़ा सा दूर दूर करके बनाना। पहले में क्या लिखोगे? यांत्रिक। दूसरे में लिख दो क्या था? जैविक। और तीसरे में लिख दो सामाजिक। ठीक है। तो क्या क्या थे यांत्रिक में? पहला पॉइंट क्या? मेड़बंदी। मेड़बंदी। मेड़बंदी कर रहा था खेत के चारों ओर। मेड़बंदी। मेड़बंदी। अगला टेरिस बंडिंग। टेरिस, टेरिस छत वाला टेरिस। टेरिस बंडिंग। अगला समुच्चय रेखीय कृषि। समुच्चय रेखीय कृषि। टेरिस बंडिंग, समुच्चय कृषि। एक लिख लेना बेसिन लिस्टिंग। बेसिन लिस्टिंग। चलो, तो ये क्या क्या है? अगर ऐसे लिखा है क्या एक दूसरे के नीचे, तो मेड़बंदी तो सबको पता है। क्या था अगला? टेरिस बंडिंग। तो चाहो तो उसके ब्रैकेट पर लिख देना क्या? पत्थरों की मेड़। बड़े बड़े पत्थरों की मेड़। बड़े बड़े पत्थरों की मेड़। अगला क्या था? समुच्चय रेखी। तो समझ में आ रहा है? समुच्चय रेखी समान ऊंचाई वाली, है ना? ऊंचाई समान कर देते, समतलीकरण एक तरीके से ऐसा। अगला क्या है? बेसिन लिस्टिंग। तो लिखना क्या बोलते हैं? ढालों पर गर्त बनाते हैं ना, गर्त। एक गर्त क्या बोलते हैं? क्यारियां। सुना ना? क्यारी बना देते हैं लंबी लंबी। तो ऐसे लिखना है, क्या लिखोगे? लंबवत क्यारियां। लंबवत क्यारियां। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैविक में आ जाओ। रसूल, अंकित, इंद्रजीत, बोलना नहीं, योगेश, योगेंद्र, अभय, वैभव। क्या अभय ना? अभय, प्रकाश,
मोहित, मोहित, बोलना नहीं, कुछ तो था यार, क्या था? ना बोल गए। उदय, अच्छा वो क्यों बोल रहा था? उदय मजनू, ऐसे याद रखना, ठीक है, उदय मजनू है हम, ठीक है। हर्ष, कांची, शैल, दीपशिखा, निकिता, पायल, लड़की। क्या नाम था बेटा? आंचल बेटा, ठीक है। नहीं, इसको बोला मैंने, लड़की, इसका नाम नहीं पता ना मेरे को। ठीक है, लिखे। एमपी क्लास में तो ज्योग्राफी लिख रही है बेटा। हाँ, किससे बात कर रहा हूँ मैं? ज्योग्राफी क्यों लिख रही है? बाद में लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अब देख, तू हाथ रोक के दिखा, चल हाँ लिखेंगे। जैविक, फसल चक्र, पट्टीदार खेती, जैविक खाद का प्रयोग, कृषि वानिकी, मल्चिंग। ठीक है, खत्म। अगला सामाजिक, मल्चिंग, और क्या? मंचिंग, मंचिंग नहीं कह रहा हूं, मल्चिंग, माँ अधला चिंग, मल्चिंग। फसल चक्र, पट्टीदार कृषि, मल्चिंग, जैविक खाद का प्रयोग और कृषि वानिकी। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया? मल्चिंग, मल्चिंग का जनरली प्रयोग किया जाता है कि वाष्प उत्सर्जन को कैसे रोका जाए, वेपोराइजेशन को। कई बार देखा होगा कि जो धान के खेत होते हैं, हमने धान की कटाई करी और धान की कटाई करने के बाद में वो खेत ऐसे खुले पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना शेष अपशिष्ट बचता है उसको हम खेत के ऊपर जमीन पर ही क्या करें, ऐसे फैला दें, ताकि गर्मी के दिनों में जब वो खेत का उपयोग ना हो रहा हो तो जो नीचे भूमिगत जो जल होता है, जो मिट्टी में बनी होती है नमी, वो सूर्य के प्रकाश में क्या ना बनने पाए, वाष्पित ना होने पाए। तो हम इसको कहते हैं मल्चिंग। ये सुना होगा पलवार, सुना है? नहीं सुना कभी मल्चिंग? देखा होगा ना। हाँ ठीक है, और कौन सा नहीं समझ में आया? हाँ, कृषि वानिकी, फसलों के साथ साथ किसको बढ़ाना? वृक्षों को लगाना कहलाता है कृषि वानिकी। क्या होता है, लिख लेना, फसल प्लस वृक्षारोपण, वो कहलाता है कृषि वानिकी। ठीक है भैया। सामाजिक, सामाजिक में क्या करूं? क्या वृक्षारोपण को बढ़ावा दूं? वृक्षारोपण, नियंत्रित कटाई पर अनियंत्रित कटाई पर नियंत्रण, अनियंत्रित कटाई पर नियंत्रण, झूम कृषि पर नियंत्रण, झूम कृषि पर नियंत्रण, उत्तम जल निकासी या उचित जल निकासी या व्यवस्थित जल निकासी। पर एमपी पढ़ा रहा हूं तो मेरा नाम जाना चाहिए ना। हाँ, क्या? जैविक उर्वरकों का प्रयोग या जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा, ऐसा, या जैविक उर्वरकों के प्रयोग के प्रति जागरूकता, ऐसा। बहुत है, बस ठीक। श्रद्धा ने कह दिया इसलिए मैं रुक गया, वरना वो लिख पाता है ना। ठीक, तो ये तुम्हारा खत्म होता है मिट्टी। वो बना दिया था एमपी में मृदा वाला, लिख लिया था सबने ना, चंबल और से ताप्ती वाला। बस अगली हेडिंग है, नई हेडिंग, नया पेज, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, बोले बेटा क्या है अपवाह तंत्र? मतलब ये तो पता है कि जो अपवाह तंत्र पढ़ाने वाला हूं, तो अपवाह तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं नदियां, ठीक है। पर अपवाह तंत्र क्या है, मुझे ये जानना है।
है ना, मतलब यदि एक मुख्य नदी और जो सहायक नदी जो होती है भी उनको पूरा बोलते अथवा तंत्र। है। और कोई तो कम से कम वो बोलते बोलती तो है। नदी और उसकी सहायक नदी में मिला मतलब एक नदी और उसकी सहायक नदी। हाँ तो अपवाह तंत्र हो जाता है ऐसा। ठीक है, और कोई बोला करो कम से कम, चाहे हर्षवर्धन हो चाहे श्रद्धा हो, कम से कम ये जवाब तो देते हैं। गलत बोले कुछ भी बोले पर बोलते तो हैं। जो गलत बोलता है उसको बाद में जब सही चीजें पता चलती है तो वो बोलते नहीं है, है ना। बताएं अपवाह, अपवाह, हाँ बेटा निकिता पायल कोई भी, अपवाह तंत्र क्या है? ये तो सिंपल सा क्लियर होगा ये शब्द। तंत्र मतलब इसी को कहते हैं क्या? सिस्टम, या फिर कह सकता हूं एक माध्यम होगा। यही होता है, सुना होगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कि श्वसन संबंधी जिन जिन हम अंगों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन हम उपअंगों का प्रयोग करते हैं, उनका समूह ही कहलाता है क्या? तंत्र कहलाता है, श्वसन तंत्र। तो तंत्र मतलब सिस्टम, या फिर जिसके माध्यम से हम क्या करवा रहे हैं? अपवाह। प्रश्न आता है फिर अपवाह क्या है? तंत्र तो मैंने बता दिया, अपवाह क्या? अरे बड़ी नदी तो खत्म करो, अपवाह मतलब क्या? अपवाह का मतलब क्या होता है? बहना। और बहना मतलब क्या? जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना? गमन करना। या सिंपल सा कह सकता हूं कि पृथ्वी की सतह पर जल का गमन करना ही, या जल का बोलते क्या? प्रवाहित होना ही क्या है? अपवाह। और किसके माध्यम से हो रहा है वो कहलाता है उसका तंत्र। तो अपवाह मतलब क्या? वही हो गया कि जल का प्रवाहित होना, या कह सकते हो जल का स्थानांतरण तुम्हारे लिए क्या है? अपवाह है। और किसके माध्यम से हो रहा है वो माध्यम कहलाता है तंत्र। तो सम्मिलित रूप से अपवाह तंत्र। पक्का? अब अपवाह तंत्र में भैया 3 शब्द आएंगे, है ना, जिसको थोड़ा सा याद रखना। कौन कौन से 3 शब्द? तो वो 3 शब्द होंगे तुम्हारे ये। एक शब्द का कभी ना कभी नाम सुनोगे जिसे हम कहते हैं अपवाह द्रोणी। नदी द्रोणी। और एक होता है जल संभर। क्या है? अपवाह द्रोणी। मतलब इन तीनों की तीनों चीजों में हम कुल मिलाकर के जो कौन है? नदी। नदी का जो जल है, नदी का जो जल क्षेत्र है, उस जल क्षेत्र का हम करने वाले हैं क्या? अध्ययन। तो ये क्या है? जल क्षेत्र का अध्ययन। जल क्षेत्र का अध्ययन ही है ये तीनों की तीनों चीजें। फिर अंतर क्या? अगर मेरे पास में कोई एक नदी है, नर्मदा, और उसके साथ में अगर मैं शामिल कर देता हूं उसकी सहायक नदियों को भी, तो जब कोई एक मेन नदी प्लस उसकी सहायक नदी के जब जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है अपवाह द्रोणी। तो इसमें किसकी बात चली? कि कोई एक नदी प्लस, हाँ इसमें कर देते हैं मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी प्लस इसकी जितनी भी सहायक नदी है, जब इनके जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है अपवाह द्रोणी। फिर नदी द्रोणी क्या? जब इसमें मुख्य नदी के जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसकी बात चल रही है? सहायक नदियों के अतिरिक्त। नर्मदा नदी, तो जब नर्मदा
जो अपनी क्या है नदी, जब उसके जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, जब उसमें उसकी सहायक नदियों को शामिल नहीं किया जाता तो वो कहलाता है नदी द्रोणी। और जब छोटी छोटी नदियों के जब जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है क्या, जल संभर। जैसे हथनी नदी, पेंच नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो अगर कोई मेन नदी है और उस मेन नदी के साथ में उसकी सहायक अपनी क्या नदियां, जब उनके टोटल जल क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा प्रवाह द्रोणी। जब सिंगल कोई एक मेन नदी के जल क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, मतलब सहायक नदियों के अतिरिक्त जो मेन नदी है सिर्फ उसके जल क्षेत्र का अध्ययन, तो वो कहलाएगा नदी द्रोणी। और जब वो छोटी छोटी होती है हमारी जो नदियां, जब उनके जल क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है जल संभर। पक्का तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? प्रकाश भाई बढ़ू आगे। अब अपन को इस टॉपिक में कायदे से पढ़ना क्या है, नदियां ही पढ़नी है क्या? हाँ, तो अब एक प्रश्न बनता है कि जो मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं उन नदियों की क्या विशेषता हो सकती है? कई बार क्या होता है कि हो सकता है किसी के दिमाग में अचानक से ऐसा प्रश्न ना आने पाए कि क्लास खिंचती क्यों है। ऐसा किसी के मन में आता है क्या कि स्लो चलती है क्लास? हाँ, अगर ये मन में आए तो मुझे बताना, वो गलतफहमी मैं दूर करूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, विशेषता क्या है मध्य प्रदेश के नदियों की विशेषता क्या है? विशेषता चारों दिशाओं में कभी प्रवाहित होती है, ऐसा। हाँ ठीक है, पर मतलब इससे अच्छे और भी पॉइंट है। ये पॉइंट उस टाइम पे काम आते हैं जब हमारे पास में लिखने के लिए कुछ ना हो पर फेंकना है, तब मजा आता है फेंकने में, है ना। पहले वो पॉइंट लिखते हैं जो अनिवार्य है, जैसे कृषि में सहायक, मानसूनी, धार्मिक। क्या मैं विशेषता पूछ रहा हूँ ना कि मैं महत्व पूछ रहा हूँ। जब महत्व पूछूं तब कहना सिंचाई में, धार्मिक में। तो बहुत सारी जब नदियां निकलती हैं तो क्या, अरे मैं घसीट डालूंगा ना पकड़ के। पहले दिन की क्लास में बताया था कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, वो विशेषता नहीं है क्या? तो कब बताओगे वो? अच्छा, बताने ही वाला था क्या कि बता चुका था? अच्छा, मैंने सुना नहीं, सॉरी। हाँ, तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? नदियों का मायका। ठीक है, और मध्य प्रदेश की नदियों की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश की नदियां सामान्यतः प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का क्या है? भाग है। किसका भाग? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पता है क्या है? प्रायद्वीप क्या है पता है? ज्योग्राफर सर ने बता दिया होगा। तो हमारे यहाँ की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जाकर के गंगा यमुना में मिल जाती हैं। तो हमारे यहाँ की अधिकांश नदियां जो हैं वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा। हमारे यहाँ से सिंगल इक्का दुक्का है, जैसे कौन सी? नर्मदा, माही, और तुम्हारी कौन सी चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी? गंगा की। तो ओवरऑल वो किसकी कहला गई? गंगा की ना। जो अपवाह तंत्र, जो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, हमारी एमपी की नदियां जाकर के उनसे मिल जा रही हैं, तो अपवाह तंत्र कायदे से हुआ किसका? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और जो शेष, जैसे नर्मदा निकलेगी जाके गिर जाएगी खंबात की, कहाँ? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती भी जाके गिर जाएगी, माही भी जाके गिर जाएगी, और यहाँ से एक निकलती कौन? तुम्हारी बेन गंगा जाके मिल जाती है किसमें? गोदावरी में। तो सिर्फ ये चार ही हैं जो कहीं और गिर रही हैं, बाकी पूरी की पूरी जा रही है कहाँ? जाकर के मिल जाती सीधा गंगा में। तब कह रहे हैं सामान्यतः इन जनरल हमारे यहाँ की नदियां किसका हिस्सा हैं? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है।
पक्का? और क्या विशेषता है? क्या मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की नदियां चाहे या तो कह लो अप्रत्यक्ष या कह लो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ गिरती हैं? चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे वो खंभात की खाड़ी हो। चंबल निकली, चंबल जाके मिली यमुना से, यमुना मिली गंगा से, और गंगा जाके गिरी बंगाल की खाड़ी में। तो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष मतलब सीधा दिख रहा है कि नर्मदा निकली कहाँ गिर गई? अरब सागर में, तो प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है पर किसी की सहायता से जाकर गिर रही है, तो कैसा? अप्रत्यक्ष। पक्का? और कोई विशेषता? मध्य प्रदेश की नदियां सदावाहनी नहीं, कैसी नहीं होती? सदावाहनी अब नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि ये अब प्रौढ़ अवस्था में आ चुकी है, अपनी वृद्ध अवस्था में आ चुकी है। तो ये किस में है? प्रौढ़ अवस्था में, बहुत प्राचीन हो चुकी है। क्या मतलब प्रौढ़ अवस्था में है? प्रौढ़ अवस्था में है तभी तो कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ये अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग करती है। अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग मतलब कि जो मार्ग पहले से बने हुए हैं ये उन्हीं में बह रही हैं। अब दोबारा से ये मृदा को क्या नहीं कर सकती? काट के नया मार्ग नहीं बना सकती। नर्मदा घाटी मृदा प्रदूषण तो होता है। हाँ, बात तो सही कह रही है। प्रौढ़ अवस्था में है तो मृदा प्रदूषण। हमारे यहाँ पर मृदा प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है? नहीं, पूछ रहा हूँ कहाँ पे हो रहा है मृदा प्रदूषण? ताप्ती और चंबल वाला। चंबल में उसके बहाव तेज होने का एक कारण है उसकी सहायक नदियां। शिवपुर में हमेशा बाढ़ क्यों आती है? शिवपुर में बाढ़ आने का मेन कारण है कि चंबल की एक सहायक नदी है, कौन सी? बनास नदी। वो आके मिलती है किसमें? चंबल में। चंबल की ही सहायक है तुम्हारी शिप्रा, तुम्हारी काली सिंध, तुम्हारी कौन सी? पार्वती। ये सब सहायक इसकी है। तो ये जल की मात्रा ये बढ़ाती है, उसका खुद का बहाव नहीं है, पर लेकिन एक्चुअल में सहायक आके मिल रही है। मेन दिक्कत तो वो पैदा कर रही है। पर अभी कैसी स्थिति में है ये? प्रौढ़ अवस्था में, मतलब बहुत वृद्ध हो चुकी है, तभी तो अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग कर रही है। मार्ग बनाना और मृदा काटने में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। अगर मैं प्रॉपर एक 2 हॉर्स पावर की लगा दूं समर्सिबल और पानी का फोर्स मारूं तब भी मिट्टी कटेगी। अगर मैं फोर्स छोड़, अगर यहाँ पर हैंड पंप है, हैंड पंप छोड़ घर का जो होता है पाइप, कहते हैं टोटी, नल, अगर वो खुला है और एक ऐसे भी बूंद गिरती है तब भी मिट्टी कटती है, देखा है? तो वो तो होगा ही होगा ना। बहाव तेज हो तो ज्यादा कटेगी, धीमा हो तो धीरे धीरे कटेगी, पर कटेगी जरूर। रस्सी कहते कुएं की, देखा है वो उसको भी बनाते हैं, पार्ट बने होते हैं, उनमें क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते हैं। कटाव तो होता है, दिखता नहीं है हमें। हाँ, तो किस मार्ग का प्रयोग कर रही है? अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग कर रही है। और क्या विशेषता भैया? कल ही तो बताया था कि नर्मदा नदी को जीवंत नदी का दर्जा दिया गया है। जीवंत नदी का कब? 2018 में दिया गया। ये विशेषता ही तो है मध्य प्रदेश की नदियों की। पक्का? क्या? कैसे? आपने नर्मदा नदी को पॉइंट आउट किया, तो चंबल को पॉइंट आउट करके ये बोल सकती है कि वो भी फिर तो तू पॉइंट आउट करके ये भी बना सकती है कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहते हैं, मालवा की गंगा शिप्रा को कहते हैं, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को कहते हैं। फिर तो पॉइंट आउट करके तो ये भी बता सकती है कि इन्हीं के किनारे बहुत सारे बसे होते हैं नगर, इन्हीं के किनारे बहुत सारे उद्योग। पॉइंट आउट करके तो ये भी बता सकती है कि इन्हीं पर बहुत सारे तुम्हारे क्या थर्मा पावर प्लांट चल रहे हैं, बता सकते हैं। विशेषता जो होनी चाहिए, पॉइंट आउट करके तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर सब कुछ नहीं डाला जाता। जो विशेषता में देख कर जो ऐसा जो ये दिखाए कि हाँ
ये एक्चुअल में एमपी के लिए बड़े उपयोगी है, ये जो इनकी वर्तमान की स्थिति है। हाँ पक्का? तो कोशिश ऐसा करेंगे लिखने में, ठीक है। बढ़ो आगे। अगर कोई पूछे नदियों के क्या महत्व होते हैं तो बताएं जरा सा। कहाँ खोया है हिमांशु? खोया खोया सा लग रहा है, कहीं तो खोया है। किसकी याद आ रही है? हाँ दीपावली में याद आती है ना घरों की, घर की ही तो याद आती है कि घर में पुताई चल रही होगी। अभी तो घर वाले सबको इसीलिए याद कर रहे हैं कि बेटा आओ खिड़की पोतना है, दरवाजे में पुताई करनी है। तुम लोग इसलिए अभी नहीं जा रहे हो ना? जा रहे हो तुम लोग दीपावली में? 28 कब निकल रहे हो? 27। क्यों जाना है? यहीं रहो, पढ़ाई करो। तुम लोग अगर रुक जाओगे तो मैं कल से पढ़ा दूंगा, एक को नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा तेरा घर ही इंदौर में, तो मैं तो रुकूंगा, तो वो ना जाए बेचारे। ठीक है, मृदा के महत्व अब बताएं जरा सब महत्व। कोई कह रहा था सिंचाई में महत्व है, कोई कह रहा था धर्म क्या धार्मिक स्थलों में महत्व है। हाँ क्या? फॉर एग्जांपल चंबल, चंबल नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। किसका है भाई एग्जैक्टली? मतलब गंगा तंत्र का हिस्सा। डिपेंड करता है, ऑप्शन में गंगा नहीं था तो गंगा नहीं था वो प्रश्न। फिर वो हम बता रहे हैं अपवाह तंत्र का सीधा सा मतलब हुआ कि जो प्रत्यक्ष रूप से जाकर के कहां गिरती होगी। डन है। हमारे यहाँ की जो किताबें हैं वो अभी तक किताबें क्या बताती हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल अपवाह तंत्र की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? बताते हैं कि एक है यमुना, बताते हैं एक है गंगा, बताते हैं नर्मदा, बताते हैं ताप्ती, बताते हैं माही, बताते हैं गोदावरी। पर उन्हें नहीं पता है कि अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र 2 ना हो करके सिर्फ एक है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने वो वाला प्री खुद दिया था, आंसर उसने यमुना ही मारा था। हाँ पर उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसमें गंगा दिया था कि नहीं। गंगा अगर दिया होता तो उसे कायदे से मानना चाहिए था सही किसको? गंगा को। हम यमुना अपवाह तंत्र को सिंगल नहीं बोल सकते। सिंगल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यमुना खुद जाकर के मिल जा रही है किसमें? गंगा में। तभी तो फिर प्रश्न तो ये बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? कौन सा? गंगा बोलते हैं। क्यों? यमुना क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यमुना जाकर के मिल जा रही है किसमें? कौन कर रहा है? किसने? जब पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, हाँ ना, तभी तो मैं कह रहा हूं ना। फिर प्रश्न वाला ऐसे क्यों माने कि जो हमारा यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा हमारा कौन है? चंबल। किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? मुझे अच्छे से याद है, उसमें एक नाम दिया हुआ था सिंध, दूसरा नाम दिया हुआ था यमुना, और 2 कुछ अन्य नाम थे जो टोटली गलत थे। लोग 2 में कंफ्यूजन थे, या तो यमुना होगी या सिंध होगी। लोगों ने क्या किया था, वो जो सिंध है उस सिंध को लगाया था बहुतों ने, पर एक्चुअल में सही जवाब क्या था? यमुना। 2 तो डायरेक्टली खत्म हो रहे थे क्योंकि हमारे एमपी में उसका कोई सीन ही नहीं था। गंगा नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। एक सिंध में लोग फंसे थे और एक दूसरा फंसे थे किसमें? यमुना में। 2 में फंसे थे, गंगा नहीं था ऑप्शन। एक बार चेक कर लेना। चलो अभी देख लेगा क्या, पेपर क्लास खत्म होने के बाद देख लेना। हाँ अभी देख रहा है। चलो ठीक है, अपने प्रश्न में आते हैं जरा सा। महत्व, क्या महत्व दिखाता है? क्या महत्व देखते हो नदी के? क्या मैं महत्व को बांट सकता हूं कि कैसे महत्व? कुछ आर्थिक महत्व देखते होंगे। क्या मैं कह सकता हूं कि कुछ धार्मिक महत्व दिखे होंगे? कुछ सांस्कृतिक भी हो सकते हैं क्या? और क्या सामाजिक महत्व हो सकते हैं? हाँ और क्या लिख दूं? भौगोलिक। भौगोलिक में क्या करो?
ठीक है, तू कह इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, भौगोलिक, फिर बताना इसमें क्या आएगा। हाँ भौगोलिक। हाँ बताएं जरा सा, कौन कौन से ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ भैया ये महत्व से। आर्थिक महत्व, क्या इसी के माध्यम से ही मैं सिंचाई कर पा रहा हूँ? सिंचाई बढ़िया, उत्पादन बढ़िया, हाँ हमारे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़िया। क्या वनों सॉरी किस पर बात करें, रिवर पर आधारित ही क्या मैं बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट चला रहा हूँ? कोयले की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति कहाँ से कर रहा हूँ? नदियों से कर रहा हूँ। हाँ कई ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ बड़ी भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, इन्हीं के साइड में लगा के रखे हुए हैं। क्या मैं इन्हीं के माध्यम से, क्या मैं जलाशयों में पानी इकट्ठा करके क्या मैं मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहा हूँ? उद्योग ही है ना, तो महत्व है। क्या इन्हीं के किनारे में बहुत सारे बना देता हूँ, क्या पर्यटन स्थल बना देता हूँ जहाँ लोग घूमने आते हैं, पैसे मिल रहे हैं क्या? तो कैसा महत्व दिखता है नदियों का? आर्थिक महत्व। धार्मिक कैसे? नदियों के किनारे ही बहुत से हमने धार्मिक स्थल बना रखे, चाहे तुम्हारा चित्रकूट हो, चाहे तुम्हारा उज्जैन हो, महेश्वर हो, अरे हाँ ओंकारेश्वर हो, सब किसके किनारे बसे हैं? नदियों के किनारे। कई आज भी धार्मिक प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, जैसे तुम्हारा सिंहस्थ का मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में, सब मेले। सांस्कृतिक महत्व कैसे? हाँ सांस्कृतिक मेले, जैसे अपनी बात हुई थी कौन सा, गोटमार का मेला, वो संस्कृति की ही पहचान है हमारी, कि जो लंबे समय से जो प्रथा चली आ रही तो हमारी संस्कृति बन जाती है ना, वो तो संस्कृति की पहचान है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम तुम्हारे किसके किनारे होते हैं? नदियों के किनारे होते हैं, जैसे जल महोत्सव, कहाँ? खंडवा वाला, हनुमंतिया टापू में होता है जो। क्या सांस्कृतिक महत्व भी है कि हम संस्कार निर्वहन का काम जनरली नदियों के किनारे बैठ के करते, चाहे मुंडन हो चाहे अस्थि विसर्जन हो, तो महत्व दिखता है। कौन सा? सामाजिक। सामाजिक कैसे? पेयजल की आपूर्ति होती है, तो ये पीने के लिए पानी मिलता है। कई जगह सुना होगा संस्कृति को या फिर किसको, अपनी कौन सी जो होती है क्या, नदियां, इनको सभ्यता का पालना कहा जाता है। तुमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक स्थल में लिखा होगा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सब में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली सभ्यता के पालना के तौर पर कार्य करती है। मतलब कि पालना मतलब कैसे, कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी आवश्यकता मानी गई है क्या? जल। तो सभ्यता जो फलती फूलती है उसमें जल का बड़ा महत्व है। और जल कहाँ से? नदियों से। पहले तो खोद ही नहीं पाते थे कुएं, हैंडपम्प, समर्सिबल। हाँ श्रद्धा का नंबर आ गया भौगोलिक। कैसे? भौगोलिक महत्व। बहुत सारी नदी मध्य प्रदेश से निकली है, और हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था होती है। काहे की पानी की व्यवस्था? पीने की। तो इसको बता दूंगे भौगोलिक में क्या पॉइंट। अच्छा है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक्सपेक्ट वो कर रहा हूँ कि वो बताएगी जिसके लिए तूने लिखवाया है। क्या प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है नदियां? करती है क्या? वैसे मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरली प्राकृतिक सीमाएं जो होती हैं इसके आधार पर नहीं तय किया जा सकता कि जैसे मान लेते हैं अगर नर्मदा नदी अगर मध्य प्रदेश से निकलती है तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश वहां अलीराजपुर में बांध बना दे कि नहीं जाने दूंगा आगे पानी। ये प्राकृतिक जो चीजें होती हैं ये कैसी होती हैं? धरोहर होती है किसकी? हमारी किसकी? प्रकृति की। और प्रकृति की समस्त चीजों पर अधिकार किसका? प्रत्येक जन समुदाय का, किसी एक की संपत्ति वो नहीं। पर हाँ कह सकते हो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कई बार कर देती हैं। जैसे चंबल का ऐसा मान लेते हैं कि चंबल नदी और जो मतलब एमपी और राजस्थान के मध्य सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। प्राकृतिक सीमा नहीं भी डालोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ताप्ती महाराष्ट्र कर लेती है, सीधा निकल के अपने कहाँ से, बैतूल से निकली और सीधा पहुंच जाती है कहाँ? बुरहानपुर पहुंच जाती है, तो माना जा सकता है। पर ये ऊपर के 4 पॉइंट तो तय है। पक्का? डन है? बढ़िया। अब आता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कितने? 5। बोला तो इसको मिला के 1 बोलते हैं। अभी तो बताया 2 मिनट पहले।
पांचवा, एकदम फुल मूड में रहते हो कि तू कुछ बोल बस, है? अपवाह तंत्र, एक अपवाह तंत्र है गंगा मैया, गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा, तीसरा ताप्ती, चौथा गोदावरी और पांचवा माही। पांच ही हैं। अब बोले गोदावरी, महानदी में गोदावरी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने गंगा तो अपने मध्य प्रदेश में गंगा कहाँ पे यमुना बहती है। सर यमुना भी नहीं बहती है। हाँ तो फिर क्यों कह रही है गंगा यमुना? अभी क्या बात हुई है बेटा, अभी क्या बात हुई है कि अपवाह तंत्र क्या होता है? तो वो क्षेत्र आ जाएगा। फिर मत कहना कि कब से पढ़ रहे हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डाउट होते हैं। हाँ, अपवाह तंत्र में क्या था? अपवाह मतलब जो जल क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसे कहते हैं अपवाह। तंत्र मतलब किसके माध्यम से हो रहा है, उसका सिस्टम कैसा है, वो कहलाता अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र होता वही है, तरीके से हमने कहा कि जो कहीं से उद्गमित हो और उसका समापन किसी न किसी जाकर के सागर में हो जाए। तो उद्गम होना मतलब उद्गम और समापन ही तय करता है कि वो कौन सा अपवाह तंत्र होगा। अब अगर मेरे यहां से मध्य प्रदेश से नदियां तो बहुत सारी निकल रही हैं, चाहे वो नर्मदा नदी हो तो ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है कहाँ जाकर, बंगाल की खंबात की खाड़ी में, तो एक अपवाह तंत्र तो मैं इसको बोल सकता हूँ। दूसरा अपवाह तंत्र कह रहा हूं कि ताप्ती निकलती कहाँ से, बैतूल से, और निकल के सीधा गिर गई कहाँ, खंबात की खाड़ी में, तो कह दिया दूसरा अपवाह तंत्र। तीसरा, धार से निकली कौन सी, माही, और माही जाकर गिर गई खंबात की खाड़ी में, बन गया तीसरा अपवाह तंत्र। अब देखो मेरे यहां से निकलती है कौन सी, चंबल निकली, कहीं से भी निकली, चंबल निकली, चंबल के बाद में शिप्रा भी निकली, शिप्रा के बाद में कौन सी, पार्वती भी निकली, काली सिंध में निकली। हमारे यहाँ से कौन सी, सिरौंज से विदिशा सिरौंज से सिंध में निकली, रायसेन से बेतवा भी निकली, कटनी से केन निकली, सतना से निकली टोंस, और अमरकंटक से निकली सोन। निकल बहुत सारी रही है क्या, पक्का। बैतूल से ही एक दूसरी और निकल जाती है जिसका नाम क्या है, बेनगंगा, वर्धा सॉरी, यहाँ सिवनी से निकल जाती है एक और नदी जिसका नाम क्या है, बेनगंगा। ये हो गई, ये दोनों महाराष्ट्र में जाकर के मिल जाती है और आगे जाकर के अपना नाम परिवर्तित कर लेती है प्राणहिता। अब देख, ये जो यमुना थी, ये जो चंबल थी, चंबल जाके मिल रही यमुना में, ये भी यमुना में, ये भी यमुना में, और ऐसे करके सारी की सारी मिल गई कहाँ पर, यमुना में। ये वाली शायद उसमें जाती है, ठीक है, गंगा में जाती है। हाँ, तो ये यमुना में मिल गई। ऊपर से आ रही है तुम्हारी गंगा, गंगा से खुद मिल गई कौन सी, यमुना। अब जब आगे जब बढ़ती है तो कहलाती है क्या, गंगा। ये सब किस में मिली, गंगा में, और गंगा ही जाकर के फाइनली गिर गई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो चौथा अपवाह तंत्र गंगा इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस में मिलती हैं, गंगा में। तो अपवाह तंत्र का नाम देते हैं गंगा अपवाह तंत्र। कभी किताबों में आज तक ये पढ़ा है कि यमुना अपवाह तंत्र पढ़ते हो, पर क्या पढ़ते हो, यमुना नदी तंत्र जरूर पढ़ते हो। नदी तंत्र मतलब जैसे बात करें, चंबल नदी तंत्र का वर्णन कीजिए, तब इनका बताओगे कि चंबल की कौन कौन सी सहायक के तौर पर अगर पूछे गंगा तो ये चंबल भी बताओगे, और प्लस बाद में ये सारी की सारी बताओ, क्योंकि ये सीधे जाकर के मिल रही है यमुना में, और यमुना भी मिल रही है किसमें, गंगा में। पक्का। तो चौथा तो ये हो गया। पांचवा कौन सा, ये वर्धा और बेनगंगा मिली और मिल करके ऐसे जाती है, और नीचे से बहती है तुम्हारी गोदावरी, और गोदावरी में प्राणहिता मिलेगी, और ये गोदावरी से होते हुए जाके गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और पांचवा अपवाह तंत्र ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 5।
तो यहाँ बहे ना बहे, पर मध्य प्रदेश का कोई पूछे तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ही कौन सा है? गंगा है। दूसरा किसका आता है? नर्मदा। पक्का? कुछ पूछना है? पक्का? कुछ सवाल है तो पूछो, पूछना तो पूछो। हाँ पूछ, जो सवाल है पूछ। हाँ पूछे ना तो कौन। वर्णमाल से तो नहीं पढ़ रहे हैं, वर्णमाल से मत पढ़ना। कौन सा सोर्स है मुझे बता। नोट्स नहीं मानता है, नोट्स को ऑथेंटिक नहीं बोल सकते ना, दिक्कत ये है। अपवाह तंत्र कितने? 5। ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है। तो तेरे पास में जो सोर्स है, ऐसा ये लगता है कि कुछ बदलाव है, पर बहुत टाइम से अगर वही पढ़ते आ रहे हो बेहतर लगता है कि उसी से ही अंदर एक जगता है ना कि कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया मेरा पढ़ के कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पे लगता है कुछ बदलाव है तो उसी में ही चेंज कर लिया करो। दोबारा से फिर से दोबारा से नोट्स तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है। वो तेरा ऑलरेडी बना बनाया रखा हुआ है, तो जो ऐसा लगता है कि डाउटफुल है बस उतने को चेंज कर दे, बाकी बचा के रख। पूरे नोट्स बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी अच्छे हैं वो अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें उतनी, क्योंकि अगर जैसे मानते हैं ना कि कुछ कई बार क्या होता है कि जो हो सकता है जो मैं क्लास में ना बताऊं वो तेरे नोट्स में ही हो, तो तेरे काम का तो वो है ना, क्योंकि वो प्री में काम आएगा। मेंस का एक भी आयाम क्लास में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, बल्कि उससे एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ अभी जैसे ये पूरे जब ये 6 के 6 पेपर खत्म हो जाएंगे तो पेपर नंबर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर नंबर 2 कहते हैं पॉलिटी, और पेपर नंबर 3 पार्ट बी साइंस, इनके देखना मैं एक साथ पूरे डालूंगा और देखना उसमें से कि जितने पेपर में प्रश्न आए हैं उसमें से कितने प्रतिशत आया है। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एमपी में से तो 100% आ चुका है, कि जितना पढ़ाया है पूरा का पूरा 100% पेपर में रखा हुआ है। तो लास्ट में बनाऊंगा तब देखेंगे। मेंस का नहीं छूटेगा वो, उसके लिए मैं अलग बातें बता रहा हूँ, उसको देना है प्री, है ना। चलो अपवाह तंत्र कितने? 5। तो गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और माही। महानदी नहीं आता हमारे यहाँ। पहली चीज, हम पता नहीं क्यों बोलते हैं कि हमारे गांव के बाजू में खुद निकली एक नदी, कहते हैं वो कहाँ पे खड़े, बोलेगा उसको क्या बोलते हैं, महानदी के पास खड़े हैं। महानदी है ही नहीं हमारे मध्य प्रदेश में यार। किताबें नहीं आता बेसिन हमारा, नहीं न, 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 नहीं मानता। हाँ तो गोदावरी है, महानदी का हम काउंट नहीं करते। या तो तेरा सोर्स बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना स्रोत है, जब वो चीजें चलती थी किताबों में, अपडेशन आए हैं नए नए, पढ़ो, है ना। बहुत हाँ, तो अगर तू कह रहा है महानदी बेसिन, तेरा सोर्स बहुत पुराना हो चुका है, उसको बदल दो, टॉपिक बदल देना। हाँ तो ये रहे तुम्हारे 5 अपवाह तंत्र, जो अभी मैंने क्या किया है, बनाया हुआ है। तो यही है तुम्हारे 5। इसमें कल अपन लोग सीखेंगे कि सबसे पहला काम ये कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ पे उसका मुहाना है। मुहाना मतलब कि कहाँ पे वो खत्म हो रही है, या तो हो सकता है सीधा सागर में गिर रही होगी, या हो सकता है किसी में जाकर के मिल रही है। जैसे चंबल कहाँ से निकली और यमुना में जाकर के मिल गई, कहाँ पर, इटावा में। ऐसे सिंध पूछ सकता है, बेतवा पूछ सकता है, केन पूछ सकता है, टोंस पूछ सकता है, सोन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार किसको काटती है, कर्क रेखा को, किस 2 बार। फिर कौन कर्क रेखा को, कौन सी ऐसी है नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी ऐसी रेखा है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हाँ लिम्पोपो, ठीक है, भूमध्य रेखा को। और मकर रेखा को, हाँ वही जो आप बोल रहे थे, कहूंगो, हाँ, मकर रेखा। ठीक है चलो, तो जरा सा हेडिंग बनाएंगे, अपवाह तंत्र थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बेटा, देख पेपर हमेशा अच्छे जाते हैं, खराब आता है रिजल्ट। माँ बाप जब फोन करके पूछते हैं बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, बहुत अच्छी। कभी पढ़ाई खराब नहीं चल सकती है, कभी पेपर खराब नहीं जा सकते हैं। हा? पेपर कैसे जा रहे हैं, अच्छे। हम तो अच्छा लिख के आते हैं, रिजल्ट बेकार आता है ना। चलो खैर लिखेंगे।
हाँ, अपवाह तंत्र। भूपटल पर प्रवाहित जलधारा, भूपटल पर प्रवाहित जलधारा या जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित, या जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मिनट है ना, पर प्रवाह का माध्यम या संरचना अपवाह तंत्र कहलाता है। समझ पाए? रसूल उदय मजनू है हम। ठीक है, ये बना लो। नदी जल क्षेत्र का अध्ययन 3 जगह, अपवाह द्रोणी, नदी द्रोणी, जल संभव। राधे कृष्ण। समझ पाए क्या? भैया नहीं, भैयाओ। लिख लिया है सबने? अपवाह द्रोणी, नदी द्रोणी, जल संभर। अगर मैं कह दूं जल संभर में, मैंने कहा कि जब छोटी छोटी नदियों के जल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो छोटी छोटी, तो क्या सहायक उसमें जोड़ू? जल संभर में सहायक जोड़ के करूं क्या? क्यों? क्योंकि सहायक जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी? अपवाह द्रोणी बन जाएगी। पूरी की पूरी नदी सहायक के सहित, सहायक के अतिरिक्त, पर उसमें सहायक के अतिरिक्त है, पर छोटी नदी है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ऐसा लिख लो, नदी प्लस सहायक नदियों के जल क्षेत्र का अध्ययन। सिर्फ मुख्य नदी के जल क्षेत्र का अध्ययन, पर ब्रैकेट में लिख लेना क्या कि सहायक के अतिरिक्त, और उसमें छोटी नदी के जल क्षेत्र का अध्ययन। खत्म। रफ में लिखा करती, बहुत धीरे धीरे लिखती है। क्या खेलती बेटा स्पोर्ट्स में? क्या बताया था? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। बन गया? चले बढ़े आगे। ठीक है, लिखेंगे मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश की नदियों की विशेषता। मध्य प्रदेश के नदियों की विशेषता, ये मैंने पंच लगाया था करके। नदियों की विशेषता क्या है? नदियों की विशेषता, तो पहला पॉइंट क्या? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की नदियां सामान्यतः, सीधा लिखते हैं क्या? सामान्यतः, कौन बार बार लिखे ना, सामान्यतः प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग। अब ऐसा नहीं लिखवा रहा हूं क्या, होती है ना, ऐसा हटा दूं चलेगा? अरे सीधा लिखवाऊं? हाँ, सामान्यतः प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग। अगला, सदावाहिनी नहीं, सदावाहिनी नहीं। नेक्स्ट, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग, अनुवर्ती मार्ग का प्रयोग।
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में समापन। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में समापन। और मध्य प्रदेश में कुल 5 अपवाह तंत्र, कुल 5 अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी को जीवंत नदी का दर्जा प्राप्त। नर्मदा नदी को जीवंत नदी का दर्जा, ब्रैकेट में 2018 नहीं 18 नहीं सॉरी 17 करना, 18 नहीं 17, 3 मई 2017 को दिया गया था जीवित नदी का दर्जा, 3 मई 2017। अगला और क्या लिखा हूँ, और क्या बचा था बस। लिख सकते हो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, क्षिप्रा की गंगा बेतवा, लिख सकते हो, चलेगा ना। अगर जब कुछ वहां फेंकते ना बने तो ये फेंक सकते हो। हाँ ठीक। अगला नदियों का महत्व, और ये करेंगे वैसे हम कल। और कोशिश करना कि जरा सा आयाम बना करके लाना कि नदियों का महत्व अगर आ जाता है कितने नंबर में, 7 नंबर में, तो कैसे लिखो। पर लिखो यार प्लीज, है ना। इक्का दुक्का लोग लिख के लाते तो मजा नहीं आता। अगर यहाँ क्लास में चेक कराने में जरा सी भी दिक्कत होती है तो सीधा व्हाट्सएप में भेज सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।